Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक 2017 एशियन हॉरर मूवी द हाउस दैट नेवर डाइज 2 के बारे में। ये 2014 वाली मूवी की सीक्वल है जिसके लिंक मैं आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, चाहो तो चेक कर सकते हो। लेकिन दोनों फिल्म में कोई कनेक्शन नहीं है, स्टोरीज कम्प्लीटली अलग है, इवन कैरेक्टर्स भी। सिर्फ सेटअप वही हॉन्टेड मैंशन है, चाउनी नंबर 81। इस वाले कहानी के स्टार्टिंग में हम रेस्टोरेशन इंजीनियर से मिलते हैं, मिस्टर सॉन्ग। प्रोफेशनली वो काफी सक्सेसफुल है, मगर उसकी पर्सनल लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रही। उसकी पत्नी फेई एक डॉक्टर है, काफी पॉपुलर, एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में काम करती है। दोनों ही अपने अपने काम में इतनी बिजी रहते हैं कि एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं दे पाते, इसीलिए उनके बीच एक डिस्टेंस पैदा हो चुकी है। आज उनके 7th मैरिज एनिवर्सरी थी। दोनों एक साथ डिनर करने वाले थे, मगर साइड पर कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है कि सॉन्ग फंस जाता है और उनका पूरा प्लान चौपट हो जाता है। असल में वो अभी जिस बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, चाउनी नंबर 81, वो एक हिस्टोरिकल मैंशन होने के साथ साथ हॉन्टेड भी है। लोग कहते हैं यहाँ किसी की अतृप्त आत्मा भटकती है। ऐसे घर में काम करने से पहले ही सभी वर्कर्स हिचकिचा रहे थे। ऊपर से खुदाई के वक्त उन्हें मिट्टी के नीचे से एक बहुत ही बड़ी कॉलड्रॉन मिलती है। काफी बदबू आ रही थी उससे। ये लोग जैसे ही उसे क्रेन से उठाने जाते हैं, वो कॉलड्रॉन गिरकर टूट जाती है और अंदर से छोटे छोटे बच्चों की लाश बाहर निकल आती है। बदबू इसी से आ रही थी। इसे देखकर सभी की हालत खराब हो चुकी थी। बहुत ज्यादा डर गए थे सभी। कोई इस शापित जगह में और काम करना नहीं चाहते थे। सभी वर्कर्स एक साथ भाग जाते हैं और प्रॉब्लम में पड़ जाता है सॉन्ग। साइड छोड़कर अपनी बीवी से मिलने तक नहीं जा पाता वो। उसे इसी कॉलड्रॉन के आसपास से एक ब्रेसलेट भी मिलता है जो किसी लड़की का लग रहा था। उधर फेई उसके ना आने से अपसेट हो जाती है। वो डिसाइड करती है कि वो खुद जाएगी सॉन्ग को लाने। वो निकल भी पड़ती है, लेकिन जाते वक्त पार्किंग लॉट में उसके साथ एक अजीब सा हादसा होता है। उसे एक बच्ची दिखती है, बहुत ही प्यारी सी, मगर न जाने क्यों फेई को उसके चेहरे पर शैतान का साया दिख रहा था। हाउस नंबर 81 फेई के हॉस्पिटल से काफी दूर है, तो पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। रात के अंधेरे में तो ये घर और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। फेई को आसपास कोई नहीं दिखता जिससे वो पूछ सके सॉन्ग कहाँ है। वो फोन रिसीव भी नहीं कर रहा था। फाइनली वो अकेली ही इस खाली घर के कॉरिडोर में से ऊपर जाने लगती है। उसे कंटिन्यूअसली फील हो रहा था उसके आसपास कोई है, कोई इनविजिबल एंटिटी। साथ में उसे बच्चों की रोने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो किसी को देख नहीं पाती, लेकिन सच में ही किसी का काला साया उसके पीछे से गुजर जाता है। फेई को सॉन्ग मिलता है कमरे में काम करते हुए। उसके साथ एक लड़की भी थी, याओ। याओ सॉन्ग के बॉस की बेटी है, काफी खूबसूरत है और टैलेंटेड भी। तो उसे देखकर फेई थोड़ी सी इनसिक्योर फील करने लगती है, जो उसके नेचर की कम्प्लीटली ऑपोजिट है। सॉन्ग फेई को देखकर बहुत खुश हो जाता है, सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है और अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी बताता है बहुत एक्साइटेडली। उस रात दोनों पैचअप करने की कोशिश करते हैं। सॉन्ग चाहता था फेई उसके साथ उस घर में रहे, इससे वो दोनों एक दूसरे के पास रह पाएंगे और उनका रिश्ता भी बेहतर हो जाएगा। फेई राजी हो जाती है। उसे हर रोज 2 घंटा एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा फिर भी, क्योंकि वो भी सॉन्ग के पास ही रहना चाहती थी। नेक्स्ट डे वो इस घर में शिफ्ट कर जाती है अपने सामान के साथ, और पहले दिन से ही उसे फील होता है कोई उसे छुपके से देख रही है, वही इनविजिबल एंटिटी। रात में सभी एक साथ खाना खाने बैठते हैं और बातों बातों में इस घर के इतिहास की बात उठती है। याओ कहती है इससे पहले भी इस घर को रिस्टोर करने की कोशिश की गई थी, तब उसके पिता लीडर थे, मगर काम शुरू होते ही इस घर में अजीब से हादसे होने लगे थे, जिससे उन्हें काम बंद करना पड़ा। लोगों का दावा है कोई इविल स्पिरिट इस घर की रक्षा कर रही है। वो स्पिरिट ही सबको डराती है। असल में सालों पहले इस घर में एक बहुत ही डरावना हादसा हुआ था। एक ऑफिसर रहते थे यहाँ पर, जनरल जिनसैंग। वो अपनी पत्नी न्यू से बहुत प्यार करते थे, मगर बाद में उसने एक दूसरे लेडी जिनसुई से शादी कर ली, क्योंकि न्यू का कोई बच्चा नहीं हो रहा था। न्यू गुस्से और जेलसी में पागल हो गई। प्रेग्नेंट होने के लिए उसने कई सारे छोटे छोटे बच्चों की बलि दे दी। जब समाज में ये बात फैल गई तो उन्होंने सवाल उठाया और न्यू को सजा के तौर पर डेथ सेंटेंस दी गई। लेकिन उसके मौत के बाद ही जिनसैंग पागल हो गया। एक दिन अपने ही हाथों से सभी को मार डाला और फिर खुद सुसाइड कर ली। तब से यह घर ऐसे ही पड़ा है। रात के वक्त कोई इसके आसपास भी नहीं आती। पता नहीं सॉन्ग और फेई यहाँ पर कैसे रहेंगे। सभी जब इसी बारे में बात कर रहे थे, अचानक एक खिड़की अपने आप ही खुल जाती है।
सॉन्ग जाता है उसे बंद करने। तब उसे नीचे कुछ दिखता है झाड़ियों के बीच। वो ध्यान नहीं देता, लेकिन जैसे ही वो निकल जाता है बहुत जोर से बिजली कड़कती है और हम देखते हैं नीचे एक लड़की खड़ी है, छोटी सी। लेकिन ये कोई इंसान नहीं, एक आत्मा है जो शायद फेई का पीछा कर रही है। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल से लौटने के बाद फेई बहुत बोर फील करने लगती है। सॉन्ग तो अपने काम में बिजी था, तो फेई जाती है घर के लाइब्रेरी में कुछ स्टडी करने। पता नहीं उसे ये जगह, ये घर इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा था। और जैसे ही वो इस रूम में एंटर करती है, उसके साथ और ज्यादा अजीब एक हादसा होता है। अचानक ही उसके आसपास का सब कुछ बदल जाता है और वो पहुंच जाती है 100 साल पहले, उस वक्त में जब ये घर कोई खंडर नहीं बल्कि जनरल झिनसेंग का महल हुआ करता था। हमें पता चलता है बीजिंग में जब रिपब्लिकन पीरियड चल रहा था, उस वक्त जनरल झिनसेंग का पोजीशन बहुत खतरे में था। उसका बॉस उस पर कंटिन्यूअस प्रेशर डाल रहा था उनकी बेटी से शादी करने के लिए, नहीं तो वो झिनसेंग से उसका पावर छीन लेगा। झिनसेंग तो राजी नहीं होता। वो अपनी पत्नी न्यू से जान से भी ज्यादा प्यार करता है, उसे डिवोर्स कैसे दे सकता है वो। लेकिन न्यू खुद इस शादी के लिए हाँ कर देती है, झिनसेंग को मनाती है। इससे एटलीस्ट वो पिता तो बन पाएगा, जो खुशी न्यू उसे कभी नहीं दे पाई। मजबूरन झिनसेंग को मानना ही पड़ता है, लेकिन वो न्यू को भी डिवोर्स नहीं देता क्योंकि वो उसके बगैर रह नहीं पाएगा। कुछ दिन बाद बॉस की बेटी जिनसुई से झिनसेंग की शादी हो जाती है, लेकिन झिनसेंग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। शादी वाले रात भी वो न्यू के पास ही जाता है अपने नए दुल्हन को छोड़कर। न्यू उसे लौटा नहीं पाती और इधर जिनसुई गुस्से के आग में जलने लगती है। ठीक इसी पॉइंट पे फेई की नींद टूट जाती है और वो अपने सपने से बाहर निकल आती है। साथ में हम रियलाइज करते हैं वो झिनसेंग, न्यू और जिनसुई और कोई नहीं, सॉन्ग, फेई और याओ के ही पास्ट सेल्व्स है। और वो ब्रेसलेट जो सॉन्ग को मिला था जमीन के नीचे से, वो न्यू का है, झिनसेंग ने उसे दिया था। तो क्या फेई इतने देर से जो देख रही थी वो उसी के पास्ट लाइफ का विजन है? उस दिन फेई को उसी कमरे से एक किताब भी मिलती है जिसमें बहुत एंशिएंट मेडिकल प्रोसीडियर के बारे में लिखा था। जरूर ये किसी डॉक्टर की होगी। सुबह तो उसे वक्त नहीं मिला, उसे हॉस्पिटल जाना था, मगर रात में घर लौटने के बाद ही वो इस किताब को लेकर बैठ जाती है। आज सॉन्ग घर में नहीं है, इसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में कोई मीटिंग अटेंड करने गया है। घर में सिर्फ फेई है और सॉन्ग का असिस्टेंट हुआ। फेई उस किताब को पढ़ने लगती है, लेकिन अचानक इस किताब में से खून निकलने लगता है और फिर अगले ही पल में वो गायब भी हो जाता है। उसी वक्त फेई की नजर पड़ती है टेबल के नीचे। वहाँ एक ट्रैप डोर था जो इस कमरे के नीचे वाले हिडन पैसेजवे की तरफ जा रहा था। फेई जाती है उस कमरे में। ये कोई लैब लग रहा था, कोई एक्सपेरिमेंट करता था यहाँ। फेई सेंस कर पा रही थी यहाँ पर जरूर कुछ बहुत इविल हुआ था। फेई जल्दी से ऊपर आ जाती है, लेकिन तब तक इस कमरे में पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी थी। उसे यहाँ जार्स में अजीब से कीड़े नजर आते हैं। एक एक करके जार्स फटने लगता है और सारे के सारे कीड़े मकोड़े फेई को ही चेस करने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई है इस घर में जो फेई को सहन नहीं कर पा रहा था। डर के मारे फेई चिल्ला चिल्लाकर हुआ को बुलाने लगती है, लेकिन बाहर पहुंचने पर उसे हुआ की लाश दिखती है। उसकी आंखें खुली थी, शायद उसने कुछ बहुत भयानक देखा होगा। खबर पाकर सॉन्ग उसी रात लौट आता है और फेई को भेज देता है घर। नेक्स्ट डे हुआ के ऑटोप्सी से फेई को पता चलता है उसकी मौत शॉक की वजह से हुई है, कार्डियक अरेस्ट। जब फेई लाश के पास खड़ी थी, अचानक वो लाश जिंदा हो जाती है। फेई का हाथ पकड़ लेती है और कहती है वो लौट आई है, भाग जाओ उस घर से। फेई डर से कांप उठती है। वो समझ नहीं पाती ये जो अभी अभी उसने देखा वो सच था या सपना। रात में वो इसी हॉस्पिटल में सो जाती है और सपने में एक छोटी सी बच्ची को देखती है जिसे वो अपनी बेटी बुला रही थी। नेक्स्ट डे घर लौटते वक्त ट्रेन में फेई फिर से सो जाती है और फिर से पहुंच जाती है 100 साल पहले झिनसेंग के घर में। हम देखते हैं जिनसुई अपने सौतन को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रही थी। वो लिटरली न्यू को घर से निकल जाने के लिए कहती है। न्यू एक बहुत ही पोलाइट लेडी है, हम्बल है, लेकिन अपने पति को शेयर करने का डर तो उसे भी हो रहा था। उनका फैमिली फिजिशियन डॉक्टर वांग आता है उससे मिलने। कहता है उसके पास एक सीक्रेट प्रोसेस है जिससे न्यू कंसीव कर सकती है। प्रोसेस थोड़ा सा इविल है, अनएथिकल है। न्यू को अनबॉर्न बेबीज का प्लेसेंटा खाना पड़ सकता है, लेकिन रिजल्ट 100% गारंटेड है। न्यू उस डॉक्टर को डांट कर भगा देती है। वो एक डॉक्टर होकर ये सब बातें कैसे कह सकता है।
कुछ दिन बाद अचानक जिनसुई की तबीयत खराब होने लगती है। सभी को लगता है उसने कंसीव किया है। इमीडिएटली डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकिन चेक करने पर पता चलता है कि जिनसुई भी न्यू की ही तरह इनफर्टिल है। वो भी कभी मां नहीं बन सकती, उसे सिर्फ एसिडिटी हुई है। मगर ये डॉक्टर उसे हेल्प करने की प्रॉमिस करता है। अब वो हेल्प क्या होगा, ये पागल डॉक्टर कौन सा तरीका अपनाएगा, वो तो वक्त ही बताएगा। हमें पता चलता है वो लैब इसी डॉक्टर का था। यहाँ वो अपना सीक्रेट एक्सपेरिमेंट करता था। ऐसे प्रेग्नेंट लड़कियों को किडनैप करके लाता था जिनका कोई नहीं, उनके गायब हो जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला, और उन औरतों के पेट में से उनके फीटस को निकाल के अपना मेडिसिन तैयार करता था ये पागल डॉक्टर। इन्हीं जार्स, इन्हीं टेस्ट ट्यूब को यूज करता था और उन हेल्पलेस औरतों को किसी गिनी पिग की तरह ट्रीट करता था वो। फेई को ये सब कुछ अपने विजन में दिखाई दे रहा था, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब्ड रहने लगी थी। हकीकत और सपने में फर्क नहीं कर पा रही थी वो। उसके मन में शक पैदा होने लगा था। याओ और सॉन्ग को लेकर तरह तरह के बातें आने लगे थे उसके दिमाग में। घर पहुंचने पर उसे फिर से वो बच्ची दिखती है, वो छोटी सी लड़की जो बार बार उससे भाग रही थी। फेई उसका पीछा करती है, मगर वो लड़की कहीं गायब हो चुकी थी। उसका पीछा करते करते अचानक फेई की तबीयत खराब होने लगी थी। वो गिर जाती है। असल में लास्ट कुछ दिनों से उसे ठीक से नींद नहीं आ रही थी और वो सपने वो भी उसे परेशान कर रहे थे। सब कुछ मिला जुला कर उसकी हालत खराब हो रखी थी। सॉन्ग उसे संभालता है। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है 5 साल पहले फेई ने कंसीव किया था, मगर वर्क स्ट्रेस की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया। फेई अभी तक उस हादसे को भुला नहीं पाई, ना मूव ऑन कर पाई है। सॉन्ग कई बार उसे सेकंड इश्यू लेने के लिए कह चुका है, लेकिन फेई नहीं मानती। वो अपने सपने के बारे में सॉन्ग को बताती है। कहती है उसे पता है उसकी बेटी होने वाली थी और वो अभी भी जिंदा है। उससे मिलने आती है, हर रोज उसे माँ बुलाती है। वो इसी घर में है, एक ना एक दिन उसे जरूर मिलेगी। यहाँ पर हम समझ पाते हैं फेई क्यों उस किताब को इतना ध्यान से पढ़ रही थी, क्योंकि वहाँ प्रेगनेंसी को लेकर लिखा था। शायद वो कहीं ना कहीं न्यू से खुद को कनेक्ट कर पा रही थी, इसीलिए तो उसके मन में याओ को लेकर शक पैदा हो रहा था। नेक्स्ट डे उसे फिर से विजन आता है और हमें फाइनली पता चल जाता है 100 साल पहले उस कहानी का अंत क्या हुआ था। पता चलता है उस समय अचानक से कुछ बच्चे गायब होने लगे थे, जिन्हें लास्ट टाइम इस घर के आसपास ही देखा गया था। एक दिन डॉक्टर वांग जाकर जिनसिंग से कहता है उन बच्चों का खून ही और कोई नहीं, न्यू है। उसने प्रेग्नेंट होने के लिए इन बच्चों का खून किया है। सबूत के तौर पे उन्हें न्यू के कमरे से कई सारे छोटे छोटे चाकू भी मिलते हैं जिन पर खून लगा था। जिनसिंग यकीन करना नहीं चाहता था, मगर सब इतना ज्यादा प्रेशराइज करते हैं कि उसे न्यू को अरेस्ट करवाना ही पड़ता है। लेकिन कोई नोटिस नहीं करता। ठीक इसी समय जिनसुई भी कंसीव करती है। कैसे? वो भी तो इनफर्टिल थी ना। ये सवाल किसी के मन में भी नहीं आता। असल में उन 8 बच्चों का खून न्यू ने नहीं, उस डॉक्टर वांग ने किया था, वो भी जिनसुई के कहने पर। उन्हें बॉयल करके खाने के बाद ही तो वो प्रेग्नेंट हुई थी। अभी बस उसे अपने रास्ते का कांटा न्यू को दूर करना है। उसने ही डॉक्टर से कहकर न्यू को फंसाया है। लेकिन जब वो देखती है इतना कुछ करने के बाद भी जिनसिंग उसे फांसी नहीं दे रहा, तो वो एक नया प्लान बनाती है। एक तरफ वो जिनसिंग को भड़काने लगती है और दूसरी तरफ खुद जाती है न्यू के पास। उसे असलियत के बारे में इन्फॉर्म करती है और साथ में उसे इमोशनली ब्लैकमेल भी करती है। अगर वो जिनसिंग को अपने पति को खुश देखना चाहती है तो उसे मरना होगा। अगर उसने सच्चाई उसे बता दिया तो शायद जिनसिंग डेथ सेंटेंस दे देगा जिनसुई को, लेकिन इससे जिनसुई के साथ साथ उसके बच्चे को भी तो मरना होगा। जिनसिंग को पिता बनने की खुशी कभी नहीं मिलेगी। इससे बेहतर न्यू ही उनके रास्ते से हट जाए। वो जीकर भी क्या करेगी, एक बच्चा तो दे नहीं सकती वो। न्यू को बहुत दुख होता है, सच ही तो कह रही है जिनसुई। तो अपने पति और उसके खुशी के लिए वो राजी हो जाती है। नेक्स्ट डे ट्रायल में सबके सामने एडमिट कर लेती है उस जुर्म को जो उसने कभी नहीं की, और जिनसिंग के सामने पागलपन का नाटक भी करती है। जिनसिंग खुद को संभाल नहीं पाता, अपने ही बंदूक से शूट करके मार डालता है उसे। जिनसुई तो बहुत खुश हो जाती है, उसका प्लान जो सक्सेसफुल हो गया था। मगर उसकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं। वो एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है। डॉक्टर वांग अपने फेलियर से पागल हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है जिनसिंग को। न्यू के बाद ये बच्चा ही उसकी लास्ट होप थी। अभी इसके भी ना रहने से जिनसिंग जैसे पागल हो गया था। ऐसे में न्यू की आत्मा आती है उससे मिलने, सच बताती है।
अपना प्यार जाहिर करती है और फिर उन सारे लोगों को मार डालती है जो उसके मौत के लिए जिम्मेदार थे। जिनसेंग सच्चाई को जानकर और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में पागल हो जाता है वो। बेवजह लोगों को शूट करने लगता है और फाइनली इस घर में आग लगाकर उसी आग में बाकी लोगों के साथ खुद भी सुसाइड कर लेता है। ऐसे ही जिनसेंग फैमिली का अंत हो जाता है। मतलब जो इतिहास सबको पता है वो गलत है। न्यू को तो बेकार में ही विलेनाइज किया गया था, असली गुनहगार तो जिनसुई थी। इस बार नींद टूटने के बाद फे के लिए सारा सच क्लियर हो चुका था। वो श्योर थी इस बार भी याओ उससे उसके प्यार को छीनने की कोशिश जरूर करेगी। एक दिन वो उसे जाकर बहुत कुछ उल्टा सीधा कह देती है, साथ में वो सॉन्ग को भी कहती है, लेकिन कोई इसके बातों पर यकीन नहीं करता। सॉन्ग को तो लगता है इस घर में रहकर इस घर के इतिहास से फे कुछ ज्यादा ही कनेक्टेड हो पड़ी है, इसीलिए ये सब कुछ सोच रही है। उसके भलाई के लिए सॉन्ग इस प्रोजेक्ट को भी छोड़ देता है, मगर अनहोनी को टाल नहीं पाता। एक दिन फे कहीं गायब हो जाती है। वो ना हॉस्पिटल में थी ना अपने घर में, तो सॉन्ग उसे ढूंढते हुए इसी हॉन्टेड हाउस में आ पहुंचता है। उसे पता चलता है इस घर के नीचे बहुत मात्रा में बायोगैस मौजूद है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, तो अथॉरिटी से इस घर को सील कर दिया जा रहा है हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन उससे पहले सॉन्ग को ढूंढना ही होगा अपने पत्नी को। वो उसकी चीजें सर्च करता है, जहाँ उसे डॉक्टर वांग की डायरी मिलती है और वो किताब भी। इन्हें पढ़कर सॉन्ग समझ जाता है फे क्या कहने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में अचानक सॉन्ग को किसी की आवाज सुनाई देने लगती है। कोई लेडी जिनसेंग को बुला रही थी। सॉन्ग उस आवाज को फॉलो करता है और पहुंच जाता है इस घर के बेसमेंट में, जो 100 साल पहले जेल की तरह यूज किया जाता था। इन बिटवीन घर में एक्सप्लोजन शुरू हो चुका था। पूरा घर कांपने लगा था और जमीन भी खिसकने लगी थी। सॉन्ग को फे दिखती है बेसमेंट में। पेड़ की टहनी उसे ऐसे जकड़ कर रखी थी कि वो हिल तक नहीं पा रही थी। सॉन्ग उसे किसी तरह नीचे उतार लाता है और भागने की कोशिश करता है, मगर फे अपने बेटी के बगैर नहीं जाएगी। उसी वक्त फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सॉन्ग भी उस लड़की को देख पाता है, अपने बेटी को देख पाता है वो। लेकिन वो लोग भाग नहीं पाते। ये न्यू की अतृप्त आत्मा थी जो इस घर में भटक रही थी, सिर्फ और सिर्फ अपने जिनसेंग से मिलने के लिए। उसने ही फे को बंदी बनाया है। उसके साथ जो इनजस्टिस हुई थी उसकी वजह से उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिली। ऊपर से इतने सालों के इंतजार ने उसे सच में ही बिटर बना दिया है। वो हमला कर देती है फे पर, उसे चोक करके मारने की कोशिश करती है। सॉन्ग उसे शांत करता है, भले ही अपना अतीत उसे याद नहीं आता, फिर भी सॉरी कहता है उसे और फिर उसका नेकलेस भी वापस कर देता है। इससे न्यू की आत्मा आजाद हो जाती है और उसकी लाश भी राख बनकर हवा में बह जाती है। फाइनली सॉन्ग फे और अपने बेटी को लेकर घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसकी बेटी उनके साथ नहीं जा पाती। उसका सफर यहीं तक था, क्योंकि वो भी कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी जो अपने पेरेंट्स के प्यार से बस कुछ देर के लिए ही विजिबल हुई थी। उस दिन उस घर से सॉन्ग और फे बहुत मुश्किल से बाहर निकल पाए थे, मगर इससे एक फायदा तो जरूर हुआ था, उनका रिश्ता और मजबूत हो गया था। उन दोनों का खोया हुआ प्यार लौट आया था। वो समझ पाए थे वो दोनों एक दूसरे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ फे समझ पाई थी जो अतीत वो अतीत में ही बीत गया है, उसका कोई साया उसके प्रेजेंट पे नहीं पड़ा। या उनके बीच कभी नहीं आना चाहती थी, वो तो किसी और से प्यार करती है। पता चलता है फे ने दूसरी बार कंसीव किया है। अभी शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी तो वो घर भी और हॉन्टेड नहीं रहा। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।